अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद ली जाती है, और न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ की डिटेल से बात करेंगे और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको मालूम करने की हिसाबी मसावात भी अखज करेंगे अपने आज के ही लेक्चर में। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आजाद छोड़ते हैं तो जमीन उसको बड़ी वाजिया फोर्स से अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, जबकि ये अट्रैक्शन की फोर्स जो है सभी ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, यानी आपके और आपके दोस्त के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है लेकिन आप लोगों को वो महसूस नहीं होती। ये भी जानेंगे ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का कानून है, न्यूटन के तीसरे कानून के साथ उसका क्या रिलेशन बनता है, क्या ताल्लुक बनता है, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस, सभी बातें हम लोग करने वाले हैं अपने आज के इस लेक्चर में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की और जान लेते हैं कि ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसके माइंड में आया। तो एक शाम थी और उस शाम को न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो जो दरख्त था वो था सेब का, और उसके माइंड में जो सोच विचार चल रही थी, यानी जो भी चीज जो है अपने माइंड से न्यूटन सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि जो सियारे होते हैं वो सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं, तो कौन सी फोर्स है जो सियारों को सितारों के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है, यानी हमारी जमीन को सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है और चांद को जमीन के गिर्द घूमने पर मजबूर करती है, वो कौन सी फोर्स है। इस तरह की कुछ बातें आइंस न्यूटन जो है वो एप्पल के दरख्त के नीचे बैठ के सोच रहा था कि अचानक क्या होता है कि एप्पल टूटता है और टूट कर जमीन की सतह पर गिरता है। तो यहां से न्यूटन के माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होते हैं कि ये सेब टूटने के बाद जमीन की सतह पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो यहां से उसने सोचा कि कोई चीज है ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स को जमीन की तरफ खींचती है, और उस चीज को, उस अट्रैक्शन को बाद में नाम दिया गया ग्रेविटेशन का, यानी यहां से कस्से शक्ल का ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी के सब एक दूसरे को एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप लोग बोल रहे हो कि यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो मुझको मेरे दोस्त की अट्रैक्शन और मेरे दोस्त को मेरी अट्रैक्शन जो है वो महसूस नहीं होती, ऐसा क्यों है। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हो कि सभी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम दोनों को अट्रैक्शन जो है वो महसूस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में बुक्स हैं, बैग्स हैं और दीवार है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझको, और मैं इन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन हम कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। आप लोग बोल रहे हो कि अजसाम के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है और उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब तो उसी वक्त मिलेगा जब हम लोग न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून डिस्कस कर लेंगे, तो उस वक्त मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा और इसकी हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को ये अट्रैक्शन क्यों महसूस नहीं होती। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आजाद छोड़ते हैं तो जमीन उसको अपने मरकज की तरफ बड़ी वाजिया फोर्स से खींच लेती है, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोग उसी वक्त बात करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की और जान लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद ली जाती है। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है उसको मालूम करने का हिसाबी फार्मूला अखज कर लेते हैं
और जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत क्या होगी। उसके बाद ये भी बात कर लेते हैं कि जमीन जो है ऑब्जेक्ट को बड़ी वाजिया फोर्स से अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक यूनिवर्स का हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, यानी दुनिया का हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो उनके मैस के हासिले ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो फासला होता है उसके मरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये मकदारों के दरमियान ताल्लुक है, डायग्राम और हसाबी मसावातों से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक सिस्टम को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट का मैस m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस m2 है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन ऑब्जेक्ट्स के मैस के हासिले ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग इसको हिसाबी तौर पे ऐसे लिखेंगे कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अजसाम के मैसेज का हासिले ज़र्ब। अब दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है दो मकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है, अगर एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी उसी निस्बत से बढ़ जाती है। तो यहां पे मैस का जो हासिले ज़र्ब है वो एक मकदार है और दूसरी मकदार ये फोर्स है। अगर मैस का हासिले ज़र्ब जो है वो ज्यादा होगा तो ये इन अजसाम के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी उसी निस्बत से बढ़ जाएगी। अगर मैसेज का हासिले ज़र्ब कम आएगा तो इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो भी उसी निस्बत से कम हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड बात इस अट्रैक्शन की फोर्स के हवाले से न्यूटन ने अपने लॉ में की है वो ये है कि ये जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है इन अजसाम के दरमियान जो ये डिस्टेंस बनता है, यानी जो ये फासला है उसके मरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक होता है उसको बटे में लिखा जाता है और इसको हम लोग हिसाबी तौर पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा यानी फासला ज्यादा होगा तो यहां पे जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो भी ज्यादा आ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से स्क्वायर बढ़ेगा और स्क्वायर के बढ़ने से क्या होगा, ये अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम होगी। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर डिस्टेंस जो है इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम हो जाता है तो स्क्वायर कम आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये बढ़ जाती है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम हो जाती है। यानी यहां पे अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बढ़ जाता है तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है ये उसी निस्बत से कम हो जाती है, और अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो अट्रैक्शन की फोर्स उसी निस्बत से बढ़ जाती है। और इस किस्म के ताल्लुक को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन होता है मकदारों के दरमियान वो जो है बटे में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो फ्रिक्शंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग इस मसावात को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनलिटी है अजसाम के मैस का हासिले ज़रब, यानी ये अजसाम के मैस का हासिले ज़रब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इस मसावात को और सिंप्लीफाई करेंगे, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे यानी खत्म करेंगे तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी कि F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम अजसाम के मैस का हासिले ज़रब अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पे सभी वेरिएबल का हमको पता है, ये जो है जिस्म 1 का मैस है, ये जिस्म 2 का मैस है, और d जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान
फासला है। और ये जो g है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत आपने अच्छे से याद रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगी और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्या मुराद ली जाती है, उसकी कीमत लिखें। तो इसकी कीमत होती है 6 पॉइंट यानी 6.673 टाइम 10 की पावर -11 न्यूटन मरबा मीटर फी मरबा kg। तो आप लोगों ने ये यूनिट भी अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कीमत है वो SI यूनिट के साथ लिखें। तो एक नंबर कीमत का होता है और सेकंड नंबर SI यूनिट का होता है। तो आप लोगों ने इसका SI यूनिट भी अच्छे से याद रख लेना है। अब ये जो मसावात है यानी ये जो फोर्स मालूम करने की इक्वेशन है, ये हमको ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन की जो है फोर्स फाइंड करके देगी। अब दोस्तों हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स फाइंड करते हैं कि वो कितनी होगी। आप लोग इस बात को मान लीजिए, जो हमारे पास जिस्म 1 है उसका मैस जो m1 है वो 1000 kg है और मैस m2 भी 1000 kg है और इन दोनों अजसाम के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो 1 मीटर है। तो हम लोग इस मसावात में कीमतें दर्ज करके सिंपलीफाई कर देंगे इसको। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी कीमत आप लोगों ने ये पुट करनी है 6.673 टाइम 10 की पावर -11। उसके बाद यहां पे मैस m1 जो है वो 1000 किलो है, तो यहां पे 1000 किलोग्राम है। तो यहां पे इसको 1000 को हम लोग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद m2 जो है वो भी 1000 किलोग्राम है, तो इसको भी हम लोग 10 की पावर 3 लिखेंगे। और यहां पे d जो है वो 1 मीटर है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 6.673 टाइम 10 की पावर -11। अब देखें ये बेस जो है यानी असास जो है वो एक जैसे हैं, तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उसके बाद यहां पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 6.673 टाइम 10 की पावर -5 न्यूटन। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनका जो मैस है वो 1000 किलोग्राम है, अट्रैक्शन की जो फोर्स होगी, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो 6.673 टाइम 10 की पावर -5 न्यूटन होगी। तो हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मालूम करके और उनके दरमियान डिस्टेंस को मालूम करके उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने सवाल का भी जवाब देने के काबिल हो चुके हैं कि हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और हमको हमारे फ्रेंड अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको ये अट्रैक्शन की फोर्स क्यों महसूस नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी कीमत बहुत कम है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कीमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये -11 है इसने इस कीमत को बहुत छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो महसूस नहीं होती। और जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में आसाद छोड़ते हैं तो जमीन उसको अब बड़ी वाजिया फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उसकी वजह ये होती है स्टूडेंट क्योंकि जो जमीन का मैस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जमीन जो है वो ऐसा कर पाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून का। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या रिलेशन बनता है? अब देखो दोस्तों, आप लोग इस डायग्राम से समझो इस बात को कि मैस m1 जो है मैस m2 पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है और मैस m2 जो है वो मैस m1 पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। अब ये दोनों फोर्सेस मकदार में तो बराबर होती हैं लेकिन सिम्मत में मुखालिफ होती हैं, लेकिन सिम्मत में मुखालिफ है। और ये ही बात न्यूटन के थर्ड कानून के साथ
मुताबिकत रखती है। अब याद कीजिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मकदार में बराबर होता है लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। अब यहां पे देखें न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक कि जिस्म जिसका मैस m1 है ये m2 मैस वाले जिस्म पर जो है वो एक्शन लगाता है और मैस m2 का जो रिएक्शन होता है वो m1 पर लगने वाली अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मकदार में तो बराबर होती हैं लेकिन सिमत में मुखालिफ होती हैं और ये बात जो है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मुताबिकत रखती है। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैस ऑफ अर्थ की, यानी मैस ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।